नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीद आंदोलनकारियों को सीएम ने श्रद्धांजलि भी दी है। 2 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे 7 आंदोलनकारी और उत्तराखंड को अलग अलग राज्य की मांग पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ और उसके ठीक एक माह बाद दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर तो हमने, जहां उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे। हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से उत्तराखंड में कहीं खाता भी नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड की जनता उसको हमेशा एक जख्म के रूप में मानती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे रामपुर तिराहा कांड की जो जांच के आदेश दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भाई संजीव बालियान जी का, और उन्होंने जिस प्रकार से, चूंकि ये भूमि मुजफ्फरनगर में है और यहां हमारा एक परिवार है, जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सीमाएं इसकी तय हो गई हैं कि यहां से इस सीमा से इधर को उत्तर प्रदेश होगा, उधर को उत्तराखंड होगा। इस सीमाओं का सीमांकन हो गया है, सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है। हमारे दिल मिले हुए हैं, हम हमेशा एक परिवार की तरह हैं। और ये जो अभी हमारी चर्चा हुई, तो राज्य की सरकार ने बहुत सारा जो ये स्थान है, इस स्थान को ठीक प्रकार से हम यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, उनका एक केंद्र हम यहाँ पर बनाएंगे, आज हमने तय किया है। इसके साथ साथ ये जो बरसी का जो कार्यक्रम है, चूंकि आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, उनकी भी जयंती होती है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किया था, देश के अंदर किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा काम उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से इस दिन को एक और भव्य तरीके से और जो है श्रद्धांजलि हमारी एक बड़े रूप में यहाँ पर मनाई जाए, उसके लिए हमारे भाई संजीव बालियान जी ने अभी यहाँ पर कुछ योजना बनाई है। और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग वहाँ से आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ के लोकल के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सब लोगों का भी एक कार्यक्रम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि संजीव भाई और पूरी टीम, हमारे कपिल देव जी पहले से भी आते होंगे,
लेकिन संजीव जी लगातार आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस श्रद्धांजलि समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिन्होंने हंसते हंसते कहीं ना कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, अपने तमाम घर परिवार को छोड़कर वो आगे बढ़े। तो आप भी लगातार मेरे साथ आज तीसरे वर्ष यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए, तो आने वाले समय में हम इसको और विस्तार पूर्वक इसको मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के जो स्वप्न थे उसके अनुसार जो उन्होंने स्वप्न देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में देने का निर्णय लिया था। कुछ एक थोड़ी सी उसमें एक आध पेज कुछ ऐसा रह गया था, वो प्रवर समिति को वो हमारा विधेयक गया हुआ है, जल्दी ही प्रवर समिति से वो पूरा हो जाएगा। विधानसभा में हम उसका विधेयक जल्दी ही बना देंगे। और साथ ही साथ हमारे ही कार्यकाल में जहां एक और आंदोलनकारियों की हमने पेंशन बढ़ाने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का भी हमने निर्णय लिया है। इसके साथ ही हम राज्य आंदोलनकारियों को, चूंकि थोड़ा पेंशन में भी पहले हमने 3100 से 4500 और 6000 की पेंशन की थी, उसको भी एक समान पेंशन देने की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। उद्योगों में जितने भी उद्योग धंधे हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थापित हैं उनमें राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता देने के लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की है, जिससे कि हमारे आंदोलनकारियों के और उनके परिवारों को उद्योग धंधों में भी कहीं न कहीं रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए है और हम देवभूमि के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही व्यक्तित्वों के दिखाए गए पथ पर चलने और इनसे सीख लेने की बात भी कही है। वहीं आज ही के दिन उत्तराखंड के इतिहास को एक काले दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग शहीद भी हो गए थे। और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन अमर शहीदों को भी याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड में धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन दिसंबर महीने में करने वाली है और इससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी उन पर पलटवार किया। आपको बता दें कि हाल ही में लंदन दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा
कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किया गया है उसमें लोगों के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक लक्ष्य भी रखा गया है कि इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारा जाएगा। एक हमने राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे। और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहाँ पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलौर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं। और विदेशों पे भी जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित है उनमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे, हमें उम्मीद है। उधर उत्तराखंड में हुई बरसात के बाद भारी नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से अब प्रयास किए जा रहे हैं। और फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो, सरकारी विभाग हो या फिर निजी नुकसान, सरकार सभी का आकलन कर रही है और जिन जिन विभागों को नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई भी की जा रही है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है और साथ ही सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है। जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही जा रही है। निश्चित रूप से इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भू धसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर जो है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और इस मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस ने बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा निकाली। इसमें कांग्रेस विधायक सुमित त्रिवेदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय में स्वराज आश्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। हमारे देश के सबसे महान दो विभूतियां, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया, अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज उसकी आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी भी दिलाई और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है और गुलामी की बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती है। तो आज हम नमन करते, प्रणाम करते, एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, फिर एक गोष्ठी का आयोजन है स्वराज आश्रम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस एकता पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये पार्टी कभी एकजुट हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस में आंतरिक कलह काफी ज्यादा है, ये लोग केवल टिकट मिलने तक ही एक साथ हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने भी प्रदेश प्रवक्ता की बात पर पलटवार किया, प्रदेश अध्यक्ष की बात पर, और उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बीजेपी में तो उनके खुद के वरिष्ठ नेता सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने आंतरिक कलह पर निशाना साधा था, तो वहीं शिशपाल बिष्ट ने भी पलटवार किया कांग्रेस पर। नहीं है, एक जब तक ये टिकट का बंटवारा नहीं होता है तब तक एक साथ दिखाई देंगे। और पिछले दिनों बिना मुद्दे के कांग्रेस बहुत से विषयों को उठा रही है, यहाँ की जनता जानती है। अब केवल किसान हरिद्वार में तो रहते नहीं है, तो हरीश रावत जी का हरिद्वार के किसानों को लेकर प्रदर्शन करना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को झलकता है। हरीश रावत जी कर रहे हैं उसी, और कल हरि सिंह जी का बयान आ जाएगा कि इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य क्या है। तो मैं सब विषय में नहीं जा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान हो, मजदूर हो, हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कदम बढ़ाया है और ये सारे विषय जो आज भी किसानों के संदर्भ में आते हैं, कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन सब विषयों को संज्ञान लेते हैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र रावत जी
लगातार जो है सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी का तो वीडियो ही वायरल हुआ कि सभी विभागों में जो है 20% और 40% कमीशन का खेल चल रहा है। स्मार्ट सिटी पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उंगली उठा चुके हैं। वो सरकार के लगभग सभी फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, तो वो अपने यहाँ क्यों एकता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं महेंद्र भट्ट जी? और ये बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी हों, तीरथ जी हों, त्रिवेंद्र जी हों, या इनके बड़े नेता बिशन सिंह चौफाल हों, ये बहुत लंबी सीरीज है, वो सब एक साथ एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज हरिद्वार के सभी सरकारी विभागों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हाथ में झाड़ू उठाकर हर की पौड़ी क्षेत्र की साफ सफाई की। इस दौरान उनके साथ ही श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और कई समाज सेवी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांसद निशंक ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में गहरा संबंध है और देश को स्वच्छ करके ही स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए आमजन से भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वच्छता का व्यापक अभियान हो और क्योंकि स्वच्छता और स्वस्थता ये दोनों का गहरा संबंध है और हम स्वस्थ भारत चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत का है, जिसमें स्वच्छ भारत है, स्वस्थ भारत है, समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, ये इसी एक दूसरे की कड़ी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि आज सुबह से ही पूरे हरिद्वार जिले में, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में और विशेष करके हरिद्वार में सैकड़ों स्थानों पर ये स्वच्छता का अभियान हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। हेमकुंड साहिब के 11 अक्टूबर को कपाट बंद होंगे और यात्रा इस सीजन के अंतिम पड़ाव की ओर अब बढ़ रही है। यात्रा में अब 9 दिन ही शेष रह गए हैं और हेमकुंड साहिब की यात्रा ने एक बार फिर से अब रफ्तार पकड़ ली है। और आपको बता दें कि यात्रा इस सीजन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और 9 ही दिन शेष रह गए हैं यात्रा में। हेमकुंड साहिब की यात्रा ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली है। 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के जैसा कि कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को यहां 960 श्रद्धालुओं ने माथा भी टेका था और रविवार को 1330 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे थे। तो शनिवार को 960 श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किए और रविवार को 1330 श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंचे। उधर किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद से ही देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में हरिद्वार पहुंचे आक्रोशित किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष प्रकट करते हुए सुखपाल खैरा की रिहाई की मांग की गई और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी की गई है और पंजाब सरकार के तानाशाही रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द ही सुखपाल खैरा की रिहाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर या किसी भी कांग्रेसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा तो हम खाली जो है हाईकमान के भी आदेश की उसमें है। अगर वहाँ से कोई आदेश मिलता है तो हम यहाँ से उत्तराखंड से बसें भर भर कर पंजाब की जेलों को भर देंगे, उन सबक लगाएंगे वहाँ की सरकार को। नहीं अगर इस तरह का वो षड्यंत्र करेंगे, हमारे कांग्रेसियों को जो इस तरह से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करेंगे तो फिर उसके हम खिलाफ काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के हैं और कपूरथला से जो विधायक हैं खैरा साहब, उन्हें भगवत मान सरकार के द्वारा गिरफ्तार करा गया है। हरिद्वार स्थित भगवानपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति का धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से जारी था, जिसे 5वें दिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म करा दिया गया है। किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने किसानों की मांगों को लेकर कहा कि गन्ने का बकाया भुगतान किया जाए और यूपी की ही तर्ज पर किसानों की बिजली मुफ्त हो। हमारी मांगे थी वो पूरी तरह से कुछ मांगे उसमें मान ली गई है और कुछ मांगों पर हमें
संतोषजनक आश्वासन दिया गया है जिन पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। जैसे ये यहाँ पर जो ये रुहाड़ की चौराहे पर जो उगाही करी जा रही थी वो जल्दी बंद होगी, और जो पुलिस प्रशासन भी जल्दी उस पर भी अंकुश लगेगा। समाप्त हो गया। धरना तो ये तो चलता ही रहे, अगर कोई कार्रवाई उत्पीड़न होगा फिर धरना। आश्वासन ये दिया गया कि आगे से इस पर हम गरीब और अमीर ये आर्थिक स्थिति जरूर देखेंगे चालान करने से पहले, पर कानून है, कानून का तो पालन करना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल भी चालान मतलब पहली बात तो होने की ना करने के ही हमें कहा गया कि चालान नहीं हो इस तरह के नहीं हो। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।